बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल नंबर 8 काफी मतलब एक किस्म का डाटा कुछ ऐसा स्केजर्ड फॉर्म में गिवन था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इन केस अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए तो उसकी ना प्रेजेंटेशन का ही नहीं पता चलता कि हम लोगों ने इसको प्रेजेंट कैसे करना है। अब यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि आपसे एमसीक्यू पूछा गया, आपने वैल्यू मैथ्स की और आपने टिक कर दी, ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो हम लोगों ने ना एक तो अपना मेन पेज बनाना होता है जिसके ऊपर हम लोगों ने अपना सोल्यूशन देना हो उसको, और दूसरा उस मेन पेज पे जो कुछ लिखना है उसकी सपोर्टिंग के लिए हम लोगों ने अपनी वर्किंग्स भी बनानी है। तो उन वर्किंग्स को हम लोगों ने अलग से भी करना होता है। यहाँ पर ये हरगिज नहीं जरूरत कि हम लोगों ने बुक को ही एज इट इज फॉलो करना है, इस बात की कोई जरूरत नहीं। हम लोग ना एक अच्छी प्रेजेंटेशन के मुताबिक जा सकते हैं। कल वैसे हम लोगों ने कैलकुलेशंस वगैरह तो तकरीबन सारी कर ली थी, तीन चीजों की कैलकुलेशंस वगैरह ऐसी होंगी। लेकिन आज के लेक्चर में ना मैं बस हल्का सा आपको ये बता दूं कि इसकी बेस्ट प्रेजेंटेशन हमारे पास किस तरह से हो सकती थी, और इन फ्यूचर भी ये आप लोगों के बड़े काम आ सकती है। कि एग्जाम्पल नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए अब हम लोगों ने काफी हद तक वर्किंग वगैरह की हुई हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप लोगों ने अपनी क्लोजिंग स्टॉक को बताना हो और आपके पास प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हो, और उन प्रोडक्ट्स में गुड यूनिट्स भी मौजूद हों और डैमेज यूनिट्स भी मौजूद हों, तो बेस्ट होता है कि आप लोगों ने अब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बताने के लिए कॉस्ट एंड एनआरवी में से भी लोअर वैल्यू लेनी है। तो इस सिचुएशन में आप लोग जरा टेबल बना लिया करें, टेबुलेशन के ऊपर जाया करें। और वो टेबल आप लोगों के पास कुछ इस तरह से बनना चाहिए कि सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे अपनी प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स तो आप लोगों के पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं? प्रोडक्ट ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी। अब हम लोगों ने जाकर ना इनके यूनिट्स को लिखना होगा, लेकिन हर प्रोडक्ट के अंदर जो यूनिट्स हैं हमारे पास वो डैमेज यूनिट्स भी मौजूद हैं और गुड यूनिट्स भी मौजूद हैं। तो इसी तरह से आप लोगों ने इस प्रोडक्ट ए के लिए दो लाइंस लेकर आनी है। एक के ऊपर आप डील करोगे इसके गुड यूनिट्स, और दूसरे में इसके डैमेज। बिल्कुल इसी तरह प्रोडक्ट बी के गुड यूनिट्स एंड डैमेज, सी के लिए भी गुड यूनिट्स एंड डैमेज यूनिट, डी के लिए भी गुड यूनिट्स एंड, ये आपको समझ आ गई होगी। ओके हो गई बात। अब आ जाए इनके नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर। अब क्लोजिंग स्टॉक ना क्वेश्चन में एज इट इज गिवन था, नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर आएंगे हम लोग। नंबर ऑफ यूनिट्स में आप लोगों को प्रोडक्ट ए का क्लोजिंग स्टॉक गिवन था, और प्रोडक्ट ए का क्लोजिंग स्टॉक है आप लोगों के पास 5000। आपने टोटल 5000 नहीं लिखा। अब उसमें क्या कहा गया था, आपके पास डैमेज यूनिट्स हैं 300। तो आप लोगों ने यहां पर डैमेज यूनिट्स 300, तो गुड यूनिट्स कितने हो गए 4700। इसी तरह से प्रोडक्ट बी के लिए आप देखें 600 डैमेज है, तो 9400 आप लोगों के पास गुड यूनिट्स, 600 एंड 9400। ये अपने पास जरा नोट करते जाएं, टाइम ना वेस्ट हो बाद में हमारा। प्रोडक्ट सी के लिए 814 200 एंड 14 200। इसी तरह से प्रोडक्ट डी के लिए 1500 एंड 22,500। 1500 एंड 22,500। ये आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स आते हैं। अब आप लोगों ने चलना है इनकी कॉस्ट की तरफ।
कॉस्ट कॉस्ट चाहे आप लोगों के पास गुड्स यूनिट्स के लिए हो या डिफेक्टिव के लिए हो, कॉस्ट आपके पास सेम ही पड़ रही थी। कॉस्ट के लिए यहाँ पर आपको बताया गया था प्रोडक्ट ए के ऊपर वेटेड एवरेज मेथड यूज करना है। तो जब वेटेड एवरेज मेथड आप लोग यूज कर रहे थे तो उसके लिए आप लोग अब देखें, सपोज ये है मेरा मेन पेज जिसके ऊपर मैंने इसका सोल्यूशन देना है। उसके बाद एक किस्म की वर्किंग स्टार्ट होगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए। अब प्रोडक्ट ए की कॉस्ट के लिए आपसे कहा गया था कि वेटेड एवरेज मेथड यूज करना है। उसके लिए आप लोगों ने ओपनिंग स्टॉक थे आप लोगों के पास 10,000। कितनी कॉस्ट पर थे? 70 और 75 में से 70,000, 70,000 के ये आपके पास आ गए। इसी तरह से आपने प्रोडक्शन को ले लेना था। अच्छा, वेटेड एवरेज फाइंड करने के लिए एक तो मेथड यही था ना जो हमने कल किया था कि हम लोग इस तरह से इसको फाइंड कर लिया करेंगे, ये वाला मेथड। भाई दूसरा मेथड ना आपके पास इस तरह से भी हो सकता है कि आप लोगों ने फाइंड करना है, एक एवरेज रेट फाइंड करना है। तो सिंपली आप लोग कॉस्ट में कॉस्ट को ऐड कर दिया करें। जैसे कि ओपनिंग की कॉस्ट 70,000 प्लस कर दें प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर, मतलब परचेजेस। अगर फाइनल प्रोडक्ट होगी तो परचेजेस, अगर खुद से प्रोडक्शन की हुई है तो प्रोडक्शन कॉस्ट। तो देखिए प्रोडक्ट ए की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है? 400,000। इसको डिवाइडेड बाय कर दें ओपनिंग स्टॉक नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन के नंबर ऑफ यूनिट्स। प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की थी? 50,000। अब यहां से ना एक एवरेज रेट बन जाता है आपका, ये है वेटेड एवरेज। क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाइड बाय 4700, गुड यूनिट 4700 थे ना, मल्टीप्लाइड बाय 4700 कर दें तो देखिए आपके पास वैल्यू क्या आ रही है? 36,817। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, ये आ जाएगी इसकी कॉस्ट 36,817। इसी तरह से प्रोडक्ट ए, लेकिन ये हम लोगों ने फाइंड किए थे गुड यूनिट्स के लिए। अब कॉस्ट फाइंड करनी हम लोगों ने इसके डिफेक्टिव डैमेज यूनिट। ये वाली फ्रैक्शन तो एज इट इज आ जाएगी, वेटेड एवरेज रेट एज इट इज, लेकिन इसको जस्ट हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है 300 के साथ। तो वैल्यू आएगी 2350। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? यहां पर आ जाएंगे हमारे पास कॉस्ट 2350। आई होप कि ये बात क्लियर है सब बच्चों को। तो 1 के बाद 36,817 सही है, सही लिखा हुआ है। अच्छा, अब यही कॉस्ट हम लोगों ने कल डिटरमिन की थी। ये बिल्कुल लास्ट वाली लाइन जाकर देखें, 2350 36,817। ऑलराइट, तो बाकी प्रोडक्ट की कॉस्ट में यहीं से उठा लेता हूं, आपको वर्किंग की समझ आ चुकी है। इस एग्जांपल के ऊपर जो अंडरस्टैंडिंग थी कल हो चुकी थी। आज फिर मैंने मेथड बताना था कि इसके सॉल्यूशन को प्रेजेंट कैसे करना है। तो उसके लिए देखें, अब नेक्स्ट गुड आइटम्स की कॉस्ट बनेगी 88,987। 88,987। जिस तरह प्रोडक्ट ए के लिए आपने फाइंड किया, प्रोडक्ट बी के लिए भी बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं कि आप लोग ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन इन यूनिट्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 9400। तो ये वैल्यू बन गई एंड मल्टीप्लाइड बाय 600 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5680। 5680। इसी तरह से प्रोडक्ट सी के यूनिट्स की कॉस्ट, गुड यूनिट्स की कॉस्ट थी 156,200। फाइफो मेथड
156,200। अब FIFO मेथड में किस तरह से फाइंड करना था? प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 14,200। तो आपके पास इन यूनिट्स की कॉस्ट आ जाती, और ये कॉस्ट आपके पास आ रही है 156,200। तो डैमेज यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है? 156,200, और डैमेज यूनिट्स 8,800। इसी तरह से प्रोडक्ट डी के लिए 270,000 एंड 18,000। 270,000 एंड 18। ये बातें क्लियर? यहां तक किसी को कोई मसला? अच्छा, अब इसका कंपैरिजन करना होता है हम लोगों ने एनआरवी के साथ, और एनआरवी के लिए आपको चाहिए तीन चीजें: एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, estimated cost to sale, and estimated cost to repair। ऑलराइट, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रिपेयर यहाँ पे मौजूद थी डैमेज यूनिट्स के लिए, एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल भी मौजूद थी। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस तो हर हाल में आपको मिलेगी। तो ये तीन मजीद कॉलम्स आप लोगों के पास बन जाने हैं। फर्स्ट वन इज फॉर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, ESP स्टैंड फॉर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। फिर आप लोगों ने एक कॉलम बनाना है एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट लिख लें या कॉस्ट टू सेल, ESC। एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। फिर एक कॉलम आएगा एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, होता है बेसिकली कॉस्ट टू कंप्लीट या कॉस्ट टू रिपेयर। अब यहां पर कंप्लीट तो वो पहले से ही थे, सिर्फ डैमेज हो गए थे तो उनकी रिपेयरिंग करवानी थी हम लोगों ने, तो यहां पे वर्ड यूज कर रहा था एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रिपेयर। जब ये तीनों फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास हर आइटम की आ जाएगी एनआर। ये बात समझ आ गई? ओके। अच्छा, अब इनकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, अब वो हमारे पास कैसे आएगी? तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस के लिए इंफॉर्मेशन गिवन थी, यहां पर देखिए वो क्वेश्चन में ही गिवन थी ये बात कि हम लोग प्रोडक्ट ABCD को सेल 10, 12, 12 एंड 12.5, तो यही आ जाएंगे हमारे पास 10, 12, नेक्स्ट क्या थी, 12, 12। डन। अब हमारे पास आएंगी एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट हमारे पास कैसे आएगी? उसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले देखना था कि हम लोग नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने कर रहे हैं, यूनिट सोल्ड। तो हम लोगों ने ये नंबर ऑफ यूनिट सेल देखे, इनकी सेलिंग कॉस्ट देखी, जहां से पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट हम लोगों ने फाइंड की, और इस पर 10% का इंक्रीज था, तो हम लोगों ने जो सेलिंग कॉस्ट लेकर आनी है वो हमारे पास आएगी 1.2, 1.35, 1.24 एंड 1.1। ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कैलकुलेट कर दी थी। ये बात क्लियर थी ना सब बच्चों को? अब यहाँ ये वाली कैलकुलेशन आप लोगों ने इसके लिए की, फर्स्ट के लिए। अच्छा, सेलिंग कॉस्ट जो है ये डैमेज और गुड तमाम यूनिट्स के लिए हमारे पास आएगी। फर्स्ट के लिए 1.2, सेकंड के लिए, ये कैलकुलेशन तो क्लियर थी ना सब बच्चों को? इसमें कोई इशू? अच्छा, आपने इस क्वेश्चन को घर में जाके तो नहीं देखा होगा ना? 1.24 एंड द लास्ट वन इज 1.1। डन। अच्छा, नेक्स्ट सीखिएगा एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रिपेयर। तो यहां पर हमें बता दी थी रिपेयरिंग कॉस्ट, लेकिन ये अब गुड यूनिट्स के ऊपर नहीं लिख देनी रिपेयरिंग कॉस्ट, ये सिर्फ डैमेज के लिए आएगी।
कितनी 3 2 2.5 एंड 3.5 3 2 3.5 2.5 2.5 एंड 3.5। अब जाकर इनकी एनआरवी कैलकुलेट कर लेनी है। एनआरवी फर्स्ट के लिए एनआरवी देखें तो आप यहां पर वैसे उसे बता सकते थे कि हम लोग ये एनआरवी किस तरह से कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसके अलग अलग से नेम भी लिख सकते थे, ए बी सी, ए माइनस बी माइनस सी, तो एनआरवी की वैल्यू आ गई। अदरवाइज यहीं पे लिख दो ई एस पी माइनस ई एस सी माइनस ई सी आर। अब ये आप पे डिपेंड करता है। वैसे ये होता है कि आप अगर इसको ए, इसको बी, इसको सी कर दें तो फार्मूला बन जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। ऑलराइट, अच्छा अब जरा कैलकुलेशंस करें तो हमारे पास फर्स्ट के लिए एनआरवी की वैल्यू क्या आ रही है 8.8। सेकंड के लिए हमारे पास आ जाएगी 5.8। ये भी कल हम लोगों ने कैलकुलेशंस कर ली थी। ये आ जाएगी यहां पर 5.8 जी। नेक्स्ट इज 10.65 8.65 10.76 8.26 11.4 7.9। ऑल राइट, अच्छा ये जो अब एनआरवी हमारे पास आई है ये एनआरवी है हमारे पास पर यूनिट। या तो ये था कि मैं कॉस्ट को भी पर यूनिट में रख लेता तो पर यूनिट कॉस्ट और पर यूनिट एनआरवी का कंपैरिजन हो सकता था। तो अब पर यूनिट जब आप लोग फाइंड कर लें यहां पर, अब आ जाए एनआरवी इन टोटल। एनआरवी टोटल, हाँ अब टोटल कैसे आएगा हमारे पास 8.8 मल्टीप्लाइड बाय 4700। या ये भी हो सकता था कि जैसे ही आपके पास ये वाली वैल्यूज हैं इन सब को इनके साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो बड़ी हैवी हैवी सी अमाउंट्स लिखनी पड़ जाती। तो पर यूनिट फाइंड करके उसके बाद आप लोग टोटल फाइंड कर लिया करें। लेकिन ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कॉस्ट के अंदर कि आपने हमेशा इसी तरह से ही करना है। अब आप लोग इनको इन टोटल भी लिख सकते थे, इन सबको मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करते हैं तो फिर एनआरवी आपके पास टोटल फॉर्म में आ जाती। जब ये कैलकुलेट कर दिया आप सिंपल था कि 8.8 मल्टीप्लाइड बाय 4700 वैल्यू क्या आएगी 41360 जी। द नेक्स्ट वन इज, अब ये चीजें भी हमने कल कैलकुलेट की हुई थी। ये देखें 1740 ये हमारे पास आई हुई 1740। अच्छा अब नेक्स्ट के लिए देखें 100110 एंड 5190 100110 एंड 5190। हाँ जी, द नेक्स्ट वन इज, ये देखिए 152792 152792 और डैमेज के लिए 6608। हाँ जी, नेक्स्ट डी के लिए 256500 और 11850। अच्छा अब आपके पास कॉलम बनना था लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआर। लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआर जी।
हाँ। हाँ, मतलब जरूरी नहीं पेज को, अब जब हमें स्टार्ट में ही पता होता है कि अच्छे खासे कॉलम्स बनने वाले हैं, तो उसके लिए हम पेज की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। अच्छा, फिर दूसरा जो बेस्ट मेथड ये है कि इस किस्म के क्वेश्चन को ना मिडल के पेज पर सॉल्व करो, फिर पेज की डायरेक्शन ना बदलो, पेज वैसे ही रहेगा, लेकिन आपने लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड के दोनों पेजेस को एक ही पेज कंसीडर कर लेना है फिर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ये कुछ नहीं है, उसे पता है कि ये एक ही क्वेश्चन चल रहा है, फिर यह है कि इसके नीचे या दूसरे पेज पे कोई और क्वेश्चन नहीं स्टार्ट करना, सिर्फ ये टेबल बना होना चाहिए फिर। ओके, हाँ जी, तो ये एक्सेप्टेबल है हमारे पास। एक ही पेज पे इस तरह से नहीं हो रहा होता तो आप मिडल के पेजेस लें और उसको एक ही पेज कंसीडर कर लें। पेज की डायरेक्शन चेंज करने में या कि लाइनिंग वगैरह फिर सीधी नहीं रहती, तो ये बेस्ट अप्रोच है कि मिडल के पेजेस के ऊपर स्टार्ट करें ऐसे क्वेश्चंस को। अच्छा, अब नेक्स्ट के लिए अब हमने लोअर वैल्यू का इंतखाब करना है, तो हमारे पास लोअर वैल्यू कौन कौन सी आ जाएंगी जी? कॉस थी 36817, 41360, किसको चूज करें? 36817 को। हाँ जी, इन दोनों में से किसको चूज करेंगे? 1740 को। जी नेक्स्ट, 88 987, 5190 जी, 152 792 जी नेक्स्ट, 6608 256 500 हाँ जी, 11850। अब हम लोग ना बिल्कुल उसके रूल के मुताबिक है कि इन्वेंट्रीज और रिकॉर्डेड ऑन लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी आइटम बाय आइटम बेसिस। ऑलराइट, अब हम लोगों ने ये सिलेक्शन कर दी, बेसिकली वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री यही है, लेकिन हम लोगों ने ना पूरी प्रोडक्ट की वैल्यू के बारे में बात करनी थी। अब यहां पर कहीं भी पूरी प्रोडक्ट नहीं आ रही, अब हम लोगों के पास यहां पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ये लास्ट कॉलम है, आपने हर कॉलम को लास्ट कॉलम समझा था है ना? अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड करना है हम लोगों ने? हम ना इन दोनों को ऐड करते जाएंगे। अब ये प्रोडक्ट है कि टोटल वैल्यू बन जाएगी। देखें, इन दोनों को ऐड किया तो टोटल वैल्यू क्या बन रही है? 38557। अच्छा, इन दोनों को ऐड करो, ये ऐड करके ही मुझे बताना क्या क्या। 177 जी, नेक्स्ट वन इज 159 हाँ जी, द नेक्स्ट वन इज 268350, यही बोला था, और एंड पे जाकर इसका टोटल करते हैं। ये अब तमाम इन्वेंट्रीज का टोटल, कि मेरे पास टोटल इन्वेंट्री इतनी वैल्यू की पड़ी हुई है, एंड द वैल्यू इज 56048, बस 560484। ये था आप लोगों का कंप्लीट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 8 का सोल्यूशन। कुछ इस तरह से आपने ये मेन पेज इस तरह से बनाना था। बाकी जो हम लोगों ने काम किया था प्रीवियस लेक्चर में, मोस्टली मेरी कोशिश थी कि वर्किंग वगैरह और जरा कॉन्सेप्ट दे सके। आज जब मैंने ये सोल्यूशन बनाया ना, तो आज आप सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई है कि ये इस तरह से हम लोगों ने जान के करना है। बात क्लियर? किसी को कोई इशू? चल, अच्छा, कोई भी क्वेश्चन होता है ना भाई, आप लोग अपने हाथों में से जरूर गुजारा करें, मतलब खुद से जरूर सॉल्व किया करें, उसकी प्रैक्टिस वगैरह।
कोई भी एग्जाम्पल हम इधर कर दें लेकिन घर में जाके उसे जरूर सॉल्व किया करें, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह। अच्छा, अब अगर इसको आप मैच करो ना अपने बुक के सॉल्यूशन के साथ, देखें इन्होंने प्रोडक्ट ए के लिए टोटल कॉस्ट क्या ली हुई है, 39167, हमने क्या ली 38557। इसी तरह से प्रोडक्ट बी के लिए देखें 94667, जबकि इधर 177। मतलब वैल्यूज में ना डिफरेंस है, और वो डिफरेंस इनकी गलत कैलकुलेशंस की वजह से है। और इनकी गलत कैलकुलेशन हमारे पास आई हैं जो इन्होंने एनआरवी की कैलकुलेशन की है, कैलकुलेटिंग एनआरवी। इश्यू इन्होंने ये किया है कि इन्होंने एनआरवी टोटल आइटम्स के ऊपर जाके फाइंड की है, जबकि टोटल आइटम पे नहीं जाके फाइंड होंगे। इन्होंने डैमेज गुड्स के लिए अलग जाना था, डैमेज गुड्स सिर्फ एनआरवी पर आ रहे थे, गुड आइटम्स एनआरवी पर नहीं आ रहे थे। और इन्होंने गुड आइटम्स के भी एनआरवी कैलकुलेट कर दी, और उनको भी एनआरवी के ऊपर, मतलब अगर कोई एनआरवी पे आ रहा है तो उन्होंने एनआरवी पे रख दिया। हाँ, जब हम लोगों ने इनकी कॉस्ट कैलकुलेट की ना, तो देखें कॉस्ट हमारी मैच कर गई। कॉस्ट हम लोगों ने भी बिल्कुल यही रखी हुई थी जो इन्होंने कही थी, 288 167। इनको ऐड करेंगे तो बिल्कुल सेम वही वैल्यूज बन रही है, 288 116। जो इश्यू आया है ना वो एनआरवी टोटल इधर आके इश्यू आया है। इन्होंने जो टोटल फाइंड किया है ना, इन्होंने वो 5000 यूनिट्स के लिए एनआरवी कैलकुलेट, जबकि हम लोगों ने 4700 और 300 को अलग अलग देखा है। गॉट इट? तो ये इस क्वेश्चन के अंदर ना ये प्रॉब्लम था, तो इसका अपना सोल्यूशन ठीक नहीं है, इसके साथ लिख लो ये सोल्यूशन हमारा ठीक नहीं है। तो जो मैंने सोल्यूशन बना के दिया है वो इसका एक्यूरेट सोल्यूशन है। ओके, चले अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास जर्नल एंट्रीज। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखना है जर्नल एंट्रीज को। तैयार हैं? अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ जर्नल एंट्रीज के बारे में। आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पर वैसे तो इन्वेंट्री के ये जो सिस्टम्स होते हैं वो पीरियोडिक एंड परपेचुअल दोनों होते हैं, यहां पर भी यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग हमेशा परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, तो अभी के लिए इन्होंने ना बड़ा शॉर्ट कर दिया है चीजों को, मतलब जहां पर कुछ चीजें एक्सप्लेन करने की थी तो इन्होंने बड़ा शॉर्ट कर दिया। उसकी रीजन क्या है कि वो समझ रहे हैं कि आप पीआरसी में पढ़ के आए हैं तो आपको चीजें पता होंगी। तो मैंने आप लोगों के लिए ये रिवीजन के तौर पर वो बुक ओपन कर दी कि एक नजर आप देख लें कि दोनों मेथड में डिफरेंस क्या था और उनकी जर्नल एंट्रीज हम कैसे रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन ये बात कॉस्ट में याद रखिएगा कि कॉस्ट में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं कर रहे। कॉस्ट के अंदर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं कर रहे, कॉस्ट में हम लोगों ने जस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग करनी है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ इन्वेंट्री की वैल्यूएशन और उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं, हम सेल्स वगैरह के बारे में, प्रॉफिट्स वगैरह के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे होते हैं। ऑलराइट, लेकिन उसके बावजूद हमें एंट्रीज का पता होना चाहिए। तो पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम में जो डिफरेंसेस हैं सबसे पहले वो देखें। पीरियोडिक मतलब पीरियड एंड, मीन्स दैट पूरा साल कुछ नहीं किया, सिंपल सी वर्ड्स में पूरा साल कुछ नहीं किया, इन्वेंट्री को नहीं देखा। जब अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ तब हम लोग चले गए वेयर हाउस में, भाई बताओ हमारी क्लोजिंग स्टॉक कितना है, और वहां से जो वैल्यू हमें मिलेगी हम उसी को ही अपना क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर कर लेंगे। ऑलराइट, तो ये बड़ा सिंपल सा मेथड था। लेकिन जहां पर जब हमारे वेयर हाउस वाले को, स्टोर कीपर वाले को इस बात का आइडिया हो ना कि भाई इन्वेंट्री को रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा, तो चोरी हो सकती है, डैमेज हो गई इन्वेंट्री और उसने वहीं से फेंक दी, हमें पता ही नहीं चलेगा। वो अपने घर कुछ आइटम लेके चला गया, हमें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब हम लोग ये सोच कर जाएंगे कि भाई इन्वेंट्री के लिए जा रहा हूं लेकिन इन्वेंट्री में मेरे वेयर हाउस में 500 यूनिट रखे होंगे, अब उसे भी पता होगा कि भाई मैंने 500 बुरा करके देना है, तो चोरी डकैती वगैरह और इस किस्म की कोई वारदात नहीं। तो इस वजह से रिकॉर्ड रखना ज्यादा बेहतर है। तो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट इस बात का रिकॉर्ड रखते हैं। अब अगर हम लोग पीरियोडिक की बात करते हैं, तो पीरियोडिक में भाई इन्वेंट्री का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, तो इन्वेंट्री अकाउंट बेसिकली हम लोग मेंटेन नहीं कर रहे होते।
तो इन्वेंट्री में सिर्फ हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद होती है और क्लोजिंग इन्वेंट्री मौजूद है। ओपनिंग ने भी कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बन जाना है और क्लोजिंग ने भी कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट। सिंपल बात क्लियर हो गई। मतलब कॉस्ट ऑफ सेल को डिटरमिन करने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ सेल में फेंक दिया। उसके अलावा अगर हम लोग कोई रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करते हैं, कोई फिनिश्ड गुड्स वगैरह परचेज करते हैं, तो इन्वेंट्री जब मेंटेन नहीं कर रहे तो ना तो इन्वेंट्री हम डेबिट करते हैं ना इन्वेंट्री हम लोग क्रेडिट करते हैं। जब परचेजेज हो रही होती हैं तो हम परचेज अकाउंट में लेके चले जाते हैं और जब रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न अकाउंट में लेके चले जाते हैं। गॉट इट? बात क्लियर? तो किसी किस्म का इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट क्रेडिट नहीं किया जाता। ओके, कोई क्वेश्चन? और जब हम लोग सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स में आप लोग देखें, जैसे ही सेल करूंगा तो लाजमी बात है इन्वेंट्री ने कम होना है, लेकिन हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते हैं। हम लोग सिंपली सेल की जाके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं और जाके रिकॉर्ड कर देते हैं कैश अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। क्लियर हो गई ये बात? अब यहां पर देखें, इन्होंने कहा इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नॉट अपडेटेड कॉन्टिन्यूअसली। Instead, purchases are recorded in purchase account and each sale transaction is recorded via single journal entry। मतलब सेल्स के लिए आपने सिंगल एंट्री उसकी रिकॉर्ड कर देनी है। सिंपल सेल्स क्या कैश या बैंक अकाउंट या आपका रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। उसके बाद कहते हैं जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए आप लोग कभी भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट नहीं बनाते थे, हमेशा एट द एंड ऑफ द पीरियड जाके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड कर लेते थे। कैसे करते थे? ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती आप लोगों को। इट इज डिटरमिन्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड वाया क्लोजिंग इन्वेंट। कोई डाउट? और यहां पर देखो परचेजेस आर परचेजेस रिटर्न अकाउंट्स आर मेंटेन। जब इन्वेंट्री अकाउंट नहीं बना रहे तो परचेजेस और परचेजेस रिटर्न के अकाउंट्स हम लोग मेंटेन करते हैं। और किसी भी किस्म का इन्वेंट्री के अंदर अगर लॉस हो जाता है तो ऑटोमेटिकली डील हो जाता है, हमें वो लॉस अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब लॉस का पता ही नहीं चलता तो रिकॉर्ड क्या करूं? ओके कि सपोज अगर कोई चोरी वगैरह हो गया, मुझे तो खुद नहीं पता था कि मेरे वेयर हाउस में कितना सामान रखा हुआ है, तो अगर सपोज कि किसी किस्म की कोई चोरी वगैरह हो गई है, मुझे खुद नहीं पता चलना, तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है। देखो जैसे सपोज कि चोरी हो गई या किसी भी तरह से कोई डैमेज इन्वेंट्री आई और फेंक दी गई, क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाता है। एम आई राइट? तो कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज नहीं कर जाना। क्लोजिंग स्टॉक के कम करने से कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज, तो कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज तो प्रॉफिट मेरा कम हो गया, तो मुझे अलग से लॉस को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली डील हो जाता है अगर हमारे पास पीरियोडिक इन्वेंटरी मेथड हो तो। बात समझ आ गई? नेक्स्ट देखो, and does not require a special accounting treatment. However, in this way, losses may go unnoticed as well. This system is suitable for large size items or low value inventory. कि लार्ज साइज आइटम, क्या आपके पास गाड़ियों का शोरूम है, अब वहां पे आप रिकॉर्ड ना भी रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब पता होता है कि अभी मेरे शोरूम में कितनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। अब उसका इन्वेंटरी रिकॉर्ड ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लो वैल्यू आइटम, आप लोगों की टॉफी बेचने की दुकान है और एक टॉफी 1 रुपए की मिल रही है, 1000 टॉफी रखी हुई है, रिकॉर्ड रखोगे तो मतलब कितनी टॉफियां खा जाएगा? तो लो वैल्यू आइटम्स भी आप लोग रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती। मतलब बहुत ज्यादा इन्वेंट्री है लेकिन लो वैल्यू पे है, उसको भी ना रिकॉर्ड करो। बहुत कम इन्वेंट्री है लेकिन हायर प्राइसेस के ऊपर है, उनको भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। गॉट इट? नेक्स्ट देखो परपेचुअल। तो परपेचुअल इसका बिल्कुल उलट है। क्या पीरियोडिक में आप पीरियड एंड का वेट करते हैं, तो परपेचुअल में आप जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होती है उसी टाइम पे उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो परपेचुअल में इन्वेंट्री रिकॉर्ड रखा जाता है, तो जब इन्वेंट्री रिकॉर्ड रखा जाएगा तो इन्वेंट्री ने डेबिट क्रेडिट होना है। अब जब आपके पास परचेजेज होंगी तो परचेजेज अकाउंट में नहीं जाएंगी, इन्वेंट्री ने अपने पास रखनी है। तो बस इतना फर्क है कि पीरियोडिक में परचेजेस ने डेबिट होना होता है और परपेचुअल ने इन्वेंट्री अकाउंट ने डेबिट हो जाना है। अगर परचेजेस रिटर्न हो रही हैं तो पीरियोडिक में आप परचेजेस रिटर्न रिकॉर्ड करते थे,
क्योंकि इन्वेंट्री अकाउंट नहीं था। लेकिन अब आपके पास इन्वेंट्री अकाउंट है, जैसे ही परचेजेस रिटर्न करोगे तो इन्वेंट्री ने कम हो जाना है। अब आप लोगों ने परचेज रिटर्न को क्रेडिट नहीं करना, इन्वेंट्री को जाके क्रेडिट करना है जहां पे इन्वेंट्री रखी हुई थी। तो इन्वेंट्री अकाउंट बनेगा। जब इन्वेंट्री अकाउंट बन रहा है तो कॉस्ट ऑफ सेल का भी अकाउंट बनेगा। गॉट इट? तो आपको परचेजेस और परचेजेस रिटर्न के अकाउंट्स बनाने की अब जरूरत पेश नहीं आएगी। बात क्लियर? बात क्लियर? फिर जब आप लोग गुड सेल करने जाएंगे तो 100 रुपए की चीज का 100 रुपए की सेल करोगे नहीं, ज्यादा अमाउंट के ऊपर करोगे। सपोज के 130 रुपए की कर दी आपने, गुड सेल कर दी, तो सेल की ट्रांजैक्शन 130 के साथ रिकॉर्ड करोगे। कैश, बैंक या रिसीवेबल, डेबिट, सेल्स क्रेडिट बाय ₹130। लेकिन जैसे ही सेल करोगे क्या इन्वेंट्री कम नहीं हो गई? तो अब इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मेंटेन है, इन्वेंट्री को कम करोगे। इन्वेंट्री कम करोगे तो इन्वेंट्री क्रेडिट हो गई, तो डेबिट कौन होगा? कॉस्ट ऑफ सेल। बात क्लियर? बात क्लियर? अच्छा, इसी तरह अब अगर सेल्स रिटर्न हो जाती हैं, मतलब अभी जो मैंने आपको सेल्स की ट्रांजैक्शन बताई, मींस दैट अब जब भी सेल्स इवेंट होगा आपको 2 एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, एक सेल के लिए और दूसरी इन्वेंट्री के लिए। तो जब सेल्स रिटर्न होगी तब भी आपको 2 ही एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है कि अगर वही 130 वाली सेल्स रिटर्न हो गई हैं तो क्या आपका रिसीवेबल आपसे 100 रुपए लेकर जाएगा? आपसे क्या कहोगे, भैया तो 100 रुपए की थी, ये 130 के साथ रिटर्न करनी है 130 के साथ। तो फिर सेल्स रिटर्न को डेबिट करोगे, रिसीवेबल या बैंक अकाउंट को क्रेडिट करोगे बाय सेलिंग प्राइस 130। लेकिन जैसे ही सेल रिटर्न ही है, क्या इन्वेंट्री दोबारा से इंक्रीज हो नहीं गई? तो अब इन्वेंट्री को डेबिट करो और कॉस्ट अब वो सेल तो हुई नहीं है तो कॉस्ट ऑफ सेल को कम करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल को कम करना मतलब कॉस्ट ऑफ सेल को क्रेडिट कर दोगे। ओके, अब देखें यहां पर इन्वेंट्रीज एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर अपडेटेड continuously on each sale and purchase transaction. Some other transaction may also require an update to inventory accounts. For example, sale, purchases, return. Purchases are directly debited to इन्वेंट्री अकाउंट। अब पहले परचेजेस अकाउंट को आप लोग करते थे डेबिट, लेकिन अब परचेजेस को नहीं करोगे। तो जब भी परचेजेस होंगी इन्वेंट्री अकाउंट ने डेबिट हो जाना है। Whereas for each sale 2 journal entries are made, one to record sale value of the inventory and other to record cost of goods sold. Purchases account is not used in perpetual inventory system. Any doubt? क्लियर? तो अब यहां पे बता रहा है कि वो जो परचेज रिटर्न के अकाउंट आप पीरियोडिक सिस्टम में बनाते हैं, ये दोनों अकाउंट्स आपको परपेचुअल में बनाने की जरूरत नहीं है। और परपेचुअल में फिर इनकी जगह पर कौन से अकाउंट्स आप बना दोगे? इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर? जबकि ये वाले दोनों अकाउंट्स पीरियोडिक में नहीं बनते। बात क्लियर? नेक्स्ट देखो, कहते हैं एनी लॉस डिटेक्टेड बाय कंपेयरिंग फिजिकल इन्वेंट्री अकाउंट। अब जब आप लोग जाते हो ना परपेचुअल में और आप लोगों के पास अकाउंट्स मेंटेन थे, मतलब आप इन्वेंट्री लेजर कार्ड बना रहे थे, अब जब आप जाओगे ना तो आपके माइंड में अपना इन्वेंट्री लेजर कार्ड देख कर जाओगे। वहां से आपको पता होगा कि भाई मैं क्लोजिंग स्टॉक के लिए जा रहा हूं तो मेरे पास मेरे वेयर हाउस में 10,000 यूनिट होना चाहिए। अब जाकर अगर आप काउंट करें और वहां पर निकल आया आपके पास 9500 यूनिट, मतलब पता चल गया 500 यूनिट्स नहीं, शॉर्टेज है किसी किस्म की, तो उस शॉर्टेज लॉस का पता चल गया। अब वो लॉस आपने पहले रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, आपको अब जाके रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लियर? अब क्या कहता है, एनी लॉस डिटेक्टेड बाय कंपेयरिंग फिजिकल इन्वेंटरी अकाउंट एंड परपेचुअल रिकॉर्ड्स इज टू बी रिकॉर्डेड इन इन्वेंटरी अकाउंट्स एंड मोस्ट लॉसेस आर आइडेंटिफाइड इन दिस वे। मतलब काफी सारे लॉसेस का पता हमें चलता है इसी टाइम पे एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जब फिजिकल इन्वेंटरी को अपने इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स के साथ मैच करते हैं तब जाके पता चलेगा। फिर क्या कहते हैं, दिस सिस्टम इज सूटेबल टू हाई वैल्यू इन्वेंटरीज और वेयर इन्वेंटरी मूवमेंट्स और फ्रीक्वेंट, वहां पर इन दोनों सिस्टम्स को यूज करेंगे। आई होप कि आपको पीरियोडिक और परपेचुअल के डिफरेंस का पता चल चुका है। क्लियर है ये? अच्छा, अब आते हैं इनकी जर्नल एंट्रीज की तरफ। जर्नल एंट्रीज में देखें भाई वन बाय वन, और उसने बड़े सीक्वेंस के साथ जर्नल एंट्रीज बताई।
सबसे पहली चीज आ जाती है ओपनिंग इन्वेंट्री के बारे में। सबसे पहली चीज ओपनिंग इन्वेंट्री के बारे में। अगर हम लोग बात करें ना इन्वेंट्री अकाउंट की, तो इन्वेंट्री अकाउंट, ओपनिंग इन्वेंट्री अगर परपेचुअल सिस्टम है तो आपको पता है हम लोग अकाउंट को मेंटेन करेंगे। ये हमारे पास बन गया हमारा इन्वेंट्री अकाउंट। ओपनिंग किस साइड पे होगा, ये आ गया। ये आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। अब अगर आप लोग इन्वेंट्री के अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं तो कभी भी ओपनिंग और क्लोजिंग की जर्नल एंट्री नहीं होती। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री की किसी किस्म की कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। भाई बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन की जर्नल एंट्रीज नहीं हुआ कर। ओके, ओके। तो परपेचुअल में देखो इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री क्या कह रहे हैं, ब्रॉट डाउन बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री अकाउंट है तो किसी किस्म की एंट्री रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को। इसी तरह से अगर अब आप लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री में जाकर देखें तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ भी कुछ ऐसी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री कहते हैं ये जस्ट आप लोगों का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री है, इसकी कोई जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर। ये कब, जब इन्वेंट्री अकाउंट आप लोग खुद से मेंटेन कर रहे हैं। अब आप लोग अपने पास इन्वेंट्री अकाउंट मेंटेन ही नहीं कर रहे तो उसमें क्या है कि आपके पास एट द एंड ऑफ द पीरियड सिर्फ जाओगे क्लोजिंग लिख लोगे, यही क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। राइट। इसके अलावा इसकी क्या ट्रीटमेंट है, ओपनिंग क्लोजिंग की अभी भी कोई एंट्री नहीं है। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट ईयर में जाते हो, कॉस्ट ऑफ सेल को डिटरमिन करना हो, ओपनिंग स्टॉक कहां पे ट्रांसफर करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल में। तो इस ओपनिंग को भी ट्रांसफर कर देना कॉस्ट ऑफ सेल, और क्लोजिंग भी ट्रांसफर हो जाता है कॉस्ट ऑफ सेल में, और आपका ये अकाउंट खत्म हो गया। सपोज आपके पास यहां पर हम वैल्यू ले लें कोई ना कोई, यहां पर सपोज कि ओपनिंग है 70 का, क्लोजिंग है 100 का। ये 70 भी इधर चला गया और ये 100 इधर चला गया। क्या अकाउंट्स हो नहीं गए, डेबिट क्रेडिट इक्वल, अकाउंट्स क्लोज हो चुका है। अब क्या करना है आप लोगों ने, भाई ये आगे ट्रांसफर करने की तो कोई ना कोई एंट्री होगी ना, इस चीज को आगे ले जाने की। ये एंट्री क्या बन रही है, ये वाली एंट्री क्या बन रही है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो डेबिट फिर कौन हो रहा है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री। अगर पीरियोडिक सिस्टम हो तो हमारे पास क्या बनेगी, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट, डेबिट एंड इन्वेंट्री अकाउंट। मतलब सिंपल सी बात थी कि ओपनिंग इन्वेंट्री की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल ने ज्यादा होना है, हमें राइट। तो कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट कर दो और ओपनिंग स्टॉक को क्रेडिट कर दो। क्लियर होगी बात। क्लोजिंग स्टॉक की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल ने कम होना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल को क्रेडिट कर दो, और इन्वेंट्री ये देखो, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। आपको ये वाली एंट्री समझ आ गई हो, ओपनिंग इन्वेंट्री इन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग स्टॉक के लिए देखें इन्वेंट्री टू, कोई इशू किसी को। अच्छा ये चीजें मतलब आप लोग जाकर अपनी पीआरसी की बुक में चैप्टर नंबर 7 पेज 254 पे देख सकते हो। क्लियर। अच्छा अब देखें नेक्स्ट। अब आप लोगों ने रॉ मटेरियल परचेज किया या कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स वगैरह अपनी इन्वेंट्री को परचेज किया, बेसिकली इन्वेंट्री परचेज की। तो जब आप लोग होंगे पीरियोडिक सिस्टम के अंदर तो क्या आपके पास इन्वेंट्री अकाउंट है, इन्वेंट्री अकाउंट है। अच्छा ये आपका सर हिलाना रिकॉर्ड नहीं हो ना, कैमरा तो लगा हुआ नहीं है ना कि ऑडियंस ये देखे कि भाई जो मेरे सामने बैठे हुए थे उनके पास छटांग की जुबान नहीं थी और वो 5 किलो का सर हिला रहे थे, तो वो तो नहीं पता चलेगा ना। तो कोई बात नहीं, बोल लिया करो। तो क्या आपके पास इन्वेंट्री अकाउंट है, नहीं है, कौन सा अकाउंट है,
तो परचेजेस को डेबिट करो और अपने कैश को, बैंक को या पेएबल्स को क्रेडिट कर दो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। गॉट इट। लेकिन जब परपेचुअल में होंगे तो आपके पास परचेजेस अकाउंट नहीं है और इन्वेंट्री को मेंटेन करना है, तो सिर्फ पर क्या आ जाएगा, परचेजेस की जगह पर किसको डेबिट कर दोगे, इनमें। आई होप कि आपको परचेजेस समझ आ चुकी है, बात क्लियर हो गई है। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास आ रहे हैं परचेजेस से रेलिवेंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपको याद है हम लोगों ने कहा था कि जब कॉस्ट ऑफ सेल को डिटरमिन करना हो तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये याद है आप लोगों को। अच्छा जब कैरेज इनवर्ड आया तो कहीं ना कहीं उसका अकाउंट होगा तो उधर जा रहा है कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर। तो अगर किसी किस्म के परचेजेस के ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं तो वो बेसिकली कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बनते हैं, वो परचेजेस का पार्ट बनते हैं। ऐसा ही है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें यही कहता है। तो जब आप लोग जाते हो पीरियोडिक सिस्टम के अंदर, इन्वेंट्री तो बना ही नहीं रहे, तो आप लोगों ने उन एक्सपेंसेस को उनके नेम से रिकॉर्ड करना है। तो अगर सपोज कैरेज इनवर्ड है तो कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ऑलराइट, या किसी किस्म की कोई प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह, तो आपको बता रहे हैं फ्रीट और कैरेज और अदर डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट बनती है, कॉस्ट ऑफ परचेजेस का पार्ट बनती है, इसको एक्सपेंस आउट नहीं किया जाता। तो पीरियोडिक सिस्टम में इन्वेंट्री अकाउंट तो है नहीं, तो डायरेक्ट कॉस्ट का अलग से एक अकाउंट बना लेंगे और बाद में कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज कर दिया। क्लियर। लेकिन जब हम लोग होते हैं परपेचुअल सिस्टम, तो परपेचुअल सिस्टम में आपने डायरेक्टली इसको अपनी इन्वेंट्री का पार्ट बना देना है, इन्वेंट्री को डेबिट कर देना और कैश बैंक को क्रेडिट। बात समझ आई है ये। नेक्स्ट चलते हैं, सेटलमेंट डिस्काउंट ऑन परचेज। तो भाई आपको पता है जो सेटलमेंट डिस्काउंट ऑन परचेजेस होते हैं ना, ये हमारी परचेजेस में से लेस हो जाते हैं। आपको पता होगा कि कॉस्ट ऑफ सेल जब हम लोग फाइंड कर रहे होते हैं तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस डिस्काउंट रिसीव, ऑलराइट, लेस डिस्काउंट रिसीव। तो जब लेस डिस्काउंट रिसीव कॉस्ट ऑफ सेल में से कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड भी तो हुआ होगा ना, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अपने नेम से आएगा। या दूसरा ऑप्शन आप लोगों के पास था कि आप अपनी परचेजेस को यहां से कम कर दिया करो, तो ये एंट्री बनेगी डिस्काउंट रिसीव्ड अब किसकी तरफ से हमें मिला, सप्लायर्स की तरफ से मिला, तो सप्लायर पेएबल डेबिट हो जाएंगे क्योंकि हमारी लायबिलिटी में डिक्रीज आता है, लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट है, लायबिलिटी में डिक्रीज है, तो ये डेबिट हो जाएंगे, लायबिलिटी पेएबल डेबिट हो जाएंगे, परचेजेस या डिस्काउंट रिसीव में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन जब आप लोग होते हैं ना परपेचुअल सिस्टम के अंदर, तो वहां पर परचेजेस का अकाउंट तो है नहीं और डिस्काउंट रिसीव्ड का अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली चार्ज कर दिया जाता है इनमें। ऑलराइट, ऑलराइट। नेक्स्ट देखिए आपके पास रिटर्न टू सप्लायर। तो जब हम लोग मतलब परचेजेस रिटर्न, तो परचेजेस रिटर्न की नॉर्मल एंट्री क्या होती है हमारे पास, पेएबल्स कैश या बैंक अकाउंट डेबिट और परचेजेस रिटर्न क्रेडिट। लेकिन जब परपेचुअल मेथड होगा तो फिर पेएबल्स डेबिट हो जाएगा और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि परचेजेस रिटर्न की सिचुएशन में आपकी इन्वेंट्री ने डिक्रीज हो। गॉट इट, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट सेल्स की बात करें तो नॉर्मल सेल्स की ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या होती है, रिसीवेबल टू सेल्स, कैश टू सेल्स या बैंक टू सेल्स। ओके, नॉर्मली यही होता है। लेकिन जब पीरियोडिक सिस्टम हो तो रिकॉर्ड भी बस यही हो, इन्वेंट्री को नहीं छेड़ा जाता क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं है। लेकिन जब परपेचुअल सिस्टम में होते हैं ना, तो आपको सेल जब भी होगी आपको दो एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। एक एंट्री आप लोग रिकॉर्ड करोगे सेल की ओरिजिनल एंट्री ऑन सेलिंग प्राइस, ये वाली एंट्री जाके रिकॉर्ड होती है ऑन सेलिंग प्राइस। फिर इसकी वजह से इन्वेंट्री भी डिक्रीज हुई है, तो इन्वेंट्री अकाउंट को कर दोगे क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट, और ये जो एंट्री रिकॉर्ड होती है ये रिकॉर्ड होती है अपनी कॉस्ट।
ऑलराइट। तो सेल के टाइम पर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में दो एंट्रीज आप लोगों ने रिकॉर्ड करनी है। एक एंट्री रिकॉर्ड होगी सेल की ऑन सेलिंग प्राइस, दूसरी एंट्री रिकॉर्ड होगी कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंटरी, और वो जाएगी अपनी कॉस्ट की वैल्यू। ओके ओके जी। अब जब सेल्स रिटर्न हो रही हो तब भी बिल्कुल वैसे ही। सेल्स रिटर्न टू रिटर्न एंट्री क्या होती है हमारे पास? सेल्स रिटर्न टू रिसीवेबल। भाई पीरियोडिक सिस्टम में सिर्फ ये रिकॉर्ड करना और बस, इट्स ओके। लेकिन परपेचुअल सिस्टम में ये तो हर हाल में रिकॉर्ड होगी, लेकिन ये फिर से वही बात कि ये रिकॉर्ड होगी अपनी सेलिंग प्राइस पर, लेकिन सेल रिटर्न की वजह से हमारी इन्वेंट्री में इंक्रीज आ जाता है, तो इन्वेंट्री को कर देना डेबिट, और अपनी उस कॉस्ट ऑफ सेल को जिसको पहले आपने बढ़ा दिया था उसको कम कर लेना, कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगी क्रेडिट, और ये रिकॉर्ड होगी अपनी कॉस्ट पर। ऑलराइट ऑलराइट नेक्स्ट, इन्वेंट्री में लॉसेस वगैरह आते हैं। कुछ लॉसेस नॉर्मल होते हैं और कुछ लॉसेस एबनॉर्मल। एबनॉर्मल लॉसेस का हमें पता होता है। एबनॉर्मल लॉसेस कौन से हैं? कि भाई पता चल गया वेयर हाउस में आग लग गई, पता चल गया कि फ्लड आया और सारी की सारी इन्वेंट्री बह के चली गई, ये एबनॉर्मल लॉसेस है, और ऐसे लॉसेस को रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब लॉस जब भी होगा, जानी बात है इन्वेंट्री डिक्रीज हो चुकी है, अगर है पीरियोडिक सिस्टम में तो हम लोगों ने जाकर अपना लॉस रिकॉर्ड करना है, लेकिन इन्वेंट्री का तो रिकॉर्ड ही नहीं है, तो लेस किया जाएगा परचेजेस से। लेकिन जब होंगे परपेचुअल सिस्टम में एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्ड होगा, लेकिन साथ में कम होगा इन्वेंट्री का बैलेंस। क्लियर? और एबनॉर्मल लॉस आपकी प्रॉफिट और लॉस काउंट का पार्ट बनता है। एबनॉर्मल लॉस आपके प्रॉफिट और लॉस काउंट में एज एन एक्सपेंस जाता है। क्लियर? मैंने फिर से कहा था कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं कर रहे, लेकिन ये चीजें बाद में आपके बड़े काम आ सकती हैं जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा मकसद प्रॉफिट और लॉस काउंट बना के देना नहीं है, तो इस वजह से। अब नेक्स्ट देखें, ड्राइंग्स हो जाए तो एंट्री क्या होती है? ड्राइंग्स टू, लेकिन अगर परचेजेस का अकाउंट ही ना बना रहे हो तो ड्राइंग्स टू इन्वेंट्री, या पीरियोडिक और ये परपेचुअल। क्लियर? फिर देखें आपके पास किसी किस्म के कोई, अक्सर देखें फ्री सैंपल्स वगैरह दिए जाते हैं, या कुछ चीजें हम चैरिटी के तौर पर दे देते हैं, खैरात वगैरह कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो फ्री सैंपल्स आपका एक किस्म का एक्सपेंस होता है। वो चैरिटी पे जो कुछ देते हैं वो एक किस्म का आपका एक्सपेंस है। फ्री सैंपल्स बेसिकली एडवर्टीजमेंट पर्पसेस के लिए होते हैं, तो वो मार्केटिंग एक्सपेंस के तौर पर आ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपने उस एक्सपेंस को डेबिट करना है, लेकिन साथ में आप लोग क्रेडिट करेंगे। अगर पीरियोडिक सिस्टम है तो परचेज, और परपेचुअल सिस्टम है तो इन्वेंट्री। ऑलराइट ओके। इन्वेंट्री यूज टू कंस्ट्रक्ट नॉन करंट एसेट्स। अब ऐसा भी अक्सर हो जाता है, हमारा अपना जो बिजनेस है ना वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में है, हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेल किया करते हैं। जब अपनी ऑफिस की कंस्ट्रक्शन करने लगेंगे तो क्या कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बाहर से मंगवाएंगे? नहीं, अपनी शॉप से ही हम लोग अपना कंस्ट्रक्शन मटेरियल आप यूज कर सकते हैं, तो इसको ना सेल नहीं कहा जाता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज हो रहा है किसी और एसिड को बनाने के लिए, तो ये एक्सपेंस आउट नहीं होता, ना ये सेल हो रहा है, ये कैपिटलाइज हो रहा है। आपका वो एसिड जिसमें वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज हो रहा है, आपकी इन्वेंट्री यूज हो रही है, उसने डेबिट हो जाना है, और आपकी परचेजेस क्रेडिट हो जाएंगे, या परचेजेस नहीं है तो इन्वेंट्री। मतलब डेबिट इंपैक्ट कोई एक इंपैक्ट हमारा सेम है, जो डिफरेंस आ रहा है ना, पीरियोडिक में परचेजेस आ जाती हैं और परपेचुअल में इन्वेंट्री खुद आ जाती है, बस इतना सा डिफरेंस है दोनों। क्लियर? लेकिन आपका ज्यादा फोकस कौन से मेथड पे हो? परपेचुअल वाले पे। ऑलराइट ऑलराइट। और अगर नॉर्मल लॉसेस हैं, पीरियोडिक में पता ही नहीं चलता कि नॉर्मल लॉस हुआ कितना है, जब पता नहीं चलता तो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक में रिकॉर्ड हो जाता है। क्लोजिंग स्टॉक में से इतना स्टॉक कम होगा तो उसने आपकी कॉस्ट ऑफ सेल को इंक्रीज कर दिया,
तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा, आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पर गए तो यहाँ पर नॉर्मल लॉस का पता चल जाएगा। क्यों? तो रिकॉर्ड मौजूद था, मैं देख के गया था कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स मौजूद हैं। तो वेयर हाउस में जब गए और फिजिकली वो मैच नहीं किए तो लॉस का पता चल नहीं जाएगा। तो जब चलेगा तो रिकॉर्ड करो। और ये जो नॉर्मल लॉस होता है ये कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट होता है। एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाएगा एज एन एक्सपेंस, जबकि नॉर्मल लॉस कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनता है। अब पीरियोडिक में ऑटोमेटिकली चला जाता है, जबकि परपेचुअल में रिकॉर्ड करना। ओके, नेक्स्ट, फिर वो राइट डाउन ऑफ इन्वेंटरीज टू एनआरवी। अब एनआरवी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था कि अगर आप लोगों के पास देखें यहां पर वो आपको बता रहे हैं, कुछ वो कहता है आइडेंटिफाइड बिफोर फाइनल एडजस्टमेंट, और फिर यहां पे कहता है आइडेंटिफाइड आफ्टर फाइनल एडजस्टमेंट। देखिए भाई, बिफोर फाइनल एडजस्टमेंट जब तक फिजिकली जाके काउंट नहीं करोगे क्या एनआरवी का पता चलेगा? नहीं, जब नंबर ऑफ यूनिट्स ही नहीं पता कि कितने रखे हुए हैं, जब ये ही नहीं पता कि कितने डैमेज हैं कितने गुड हैं, तो फिर फाइंड क्या करूं? तो पीरियोडिक में बिफोर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑलराइट, हाँ, परपेचुअल में आपको पता है कि भाई मेरे पास 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स पड़ा हुआ है और आपको कोई ऐसी इंडिकेशन मिल गई कि भाई मार्केट में कंपेटिटर्स आ गए हैं और जिसकी वजह से सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी, तो आपको पता है एनआरवी के कम होने का खर्च है, एनआरवी लॉस आने का खर्च है, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो उसके लिए आप लोग क्या जाके रिकॉर्डिंग करोगे? लाजिम बात है एनआरवी की वजह से आप लोग इन्वेंट्री की वैल्यू को राइट डाउन कर रहे होते हो, तो जब कम करते हो तो इन्वेंट्री ने हो जाना है क्रेडिट, तो ये भी तो एक किस्म का लॉस ही है ना, तो ये लॉस चार्ज हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। मतलब बिफोर फिजिकल काउंट, अभी क्लोजिंग इन्वेंट्री को काउंट नहीं किया, उससे पहले आप अपना एनआरवी लॉस रिकॉर्ड कर सकते हो परपेचुअल में, पीरियोडिक में आप ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर? लेकिन जब ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की आपने रिकॉर्डिंग कर दी, क्लोजिंग इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग के बाद आपको कुछ पता चला, तो पीरियोडिक में अगर कोई एनआरवी लॉस है तो आप जाके रिकॉर्ड करो कॉस्ट ऑफ सेल टू एनआरवी लॉस। और परपेचुअल में जो रिकॉर्ड कर दिया, अगर उससे भी कुछ एक्स्ट्रा नजर आ गया आप लोगों को तो जाकर रिकॉर्ड कर देना, अगर ना हो तो पहले ही रिकॉर्ड कर चुके हो। ओके ओके, चले। All entries are recorded at cost except entry of write down to NRV and entities to sale and sale return accounts which are based on, तो ये मैंने ऊपर आपको साथ साथ बता दिए थे कि कौन सी एंट्री सेलिंग प्राइस पे जाएगी, इनके अलावा बाकी सारी की सारी अपनी कॉस्ट पर मौजूद होगी। आपको जर्नल एंट्रीज की समझ आ चुकी होगी, आ गई? अच्छा, अब ये वाली एंट्रीज बहुत ज्यादा सिंपल है। अब जब अपने लेक्चर पर आप आते हो ना तो ये वाली एंट्रीज बहुत ज्यादा सिंपल है। अभी राइट हैंड साइड पे आपकी नजर ना आ जाए तो पहले, और परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड है, तो क्या कहता है? व्हेन रॉ मटेरियल इज परचेज्ड, एंट्री क्या होनी चाहिए? रॉ मटेरियल अकाउंट या मटेरियल अकाउंट या इन्वेंट्री अकाउंट टू पेबल्स आ जाएगा या बैंक या कैश आ जाएगा। ओके हो गई बात? दूसरी एंट्री क्या है? व्हेन रॉ मटेरियल इज इशूड टू प्रोडक्शन। अब आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी थी। अब देखिए ये रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल सेल तो नहीं होगा, तो जब सेल नहीं होगा तो सेलिंग वाली एंट्री रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है। ये जस्ट इशू करेंगे हम लोग प्रोडक्शन वालों को। जब प्रोडक्शन वालों को इशू करेंगे तो ये देखा जाएगा ये डायरेक्टली यूज होगा या इनडायरेक्टली यूज होगा। तो मोस्टली क्वेश्चन में आपको बता देगा, और अगर ना बताए तो डायरेक्ट मटेरियल के तौर पर इसको लेना, इनडायरेक्ट मटेरियल होगा तो जरूर बताएगा आपको, इन केस नहीं बता रहा तो आपने डायरेक्ट मटेरियल लेना। अगर ये डायरेक्ट मटेरियल है तो ये जाएगा वर्क इन प्रोसेस, अगर ये डायरेक्ट मटेरियल है तो जाएगा वर्क इन प्रोसेस में, और अगर ये इनडायरेक्ट मटेरियल है तो जाएगा एफओएच के अंदर। गॉट इट? फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बन जाएगा। और जब हम इशू कर रहे हैं तो लाजिम बात है इन्वेंट्री में कम हो जाना है, इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दूं। ये बात क्लियर कि अगर आप लोगों के पास डायरेक्ट मटेरियल है तो वर्क इन प्रोसेस, और अगर इनडायरेक्ट मटेरियल है तो और क्रेडिट करेंगे इन्वेंट्री। क्लियर हो गई बात? अच्छा, फिर क्या हो सकता है कि भाई हमारे प्रोडक्शन में से जो रॉ मटेरियल हमने इशू किया था कुछ एक्स्ट्रा था,
कुछ एक्सेस अमाउंट में था, जो थोड़ा बहुत डैमेज था, तो उन्होंने हमें वापसी भिजवा दिया। तो जब वापसी भिजवाएंगे तो रिटर्न की एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे? पहली बात, वापसी आ रहा है तो रॉ मटेरियल बैलेंस इंक्रीज करेगा हमारा, ऐसा ही है ना। यहां पर आपने अपने आप को स्टोर रूम में कंसीडर करना है कि आप उस वेयर हाउस में मौजूद हैं और वहां पर इन्वेंट्री का इनफ्लो आउटफ्लो आप लोग देख रहे हैं। तो जब प्रोडक्शन वालों ने आपको वापस कर दिया रॉ मटेरियल, तो आपने रॉ मटेरियल को कर देना है, मटेरियल अकाउंट को कर देना है डेबिट। बात क्लियर? फिर आपने ये देखना है कि ये मटेरियल डायरेक्ट वाला है या, अगर डायरेक्ट वाला है तो क्रेडिट करेंगे, और अगर इनडायरेक्ट वाला है तो क्रेडिट करेंगे। ऑल राइट, ऑल राइट। और अगर ये रॉ मटेरियल हम वापस कर दें अपने सप्लायर को, तो अभी तो इन्वेंट्री अकाउंट में कम हो जाना है, तो इन्वेंट्री अकाउंट को, मटेरियल अकाउंट को क्रेडिट, और वो जो पेएबल बनाया था वो डेबिट हो जाएगा। गॉट इट? ये ऊपर रिटर्न था टू वेंडर, मतलब हमने जिसे परचेज किया था उसको वापस कर दिया। नीचे वाला रिटर्न है कि जब हमने प्रोडक्शन के लिए दिया, प्रोडक्शन वालों ने हमें वापस कर दिया। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट देखें। फिर कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ लॉस ऑफ मटेरियल इन्वेंट्री। शॉर्टेज हो गई किसी किस्म की, तो भाई अब इस शॉर्टेज को रिकॉर्ड किया जा सकता है, परपेचुअल मेथड है। भाई शॉर्टेज है तो इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट, तो ये शॉर्टेज किसको रिकॉर्ड करें? एफओएच को जाके रिकॉर्ड कर देंगे, बस इनडायरेक्ट है ना ये, तो एफओएच को जाके रिकॉर्ड कर देंगे। क्लियर? और अगर यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री एट एनआरवी, इफ कॉस्ट एक्सीड एनआरवी एट पीरियड एंड, तो अगर कॉस्ट एक्सीड कर गई तो इन्वेंट्री ने अपनी एनआरवी पर आना है। एनआरवी पर आना है तो क्रेडिट हो जाएगी, इन्वेंट्री बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट फिर किसको करेंगे? रॉ मटेरियल है तो हमेशा चला जाए। क्लियर? तो आप लोगों की ये जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं। देखो, अगर मैं यहीं से ही डायरेक्ट पढ़ाता तो ऐसा कोई मसला नहीं था, लेकिन मैंने ना आप लोगों को यहाँ से पढ़ा के ना, मतलब थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आप लोगों को सीखने का मौका मिल गया कि ये वाली एंट्रीज भी पॉसिबल हो सकती हैं। अब किसी भी क्वेश्चन के लिए आप लोग बैठे होंगे तो मेंटली बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर होकर बैठेंगे। अब आप लोगों की जो होम असाइनमेंट्स हैं वो हैं कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 2 and 3। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 2 and 3 आप लोगों की होम असाइनमेंट। ओके, अब इनमें बेसिकली जर्नल एंट्रीज ही बनानी है, लेकिन जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाना पड़ेगा। तो पहला काम इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाना। जब इन्वेंट्री लेजर कार्ड बन जाएगा तब आप लोगों ने सबकी जर्नल एंट्रीज लिख देनी। क्लियर? कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर नंबर 1, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 2 and 3 आप लोगों की होम असाइनमेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।